Hello students, I am Dr. Anita Pandey from Sri Shankaracharya Mahavidyalaya Junwani Bhilai, and today I am going to explain capital budgeting. So let's see what is capital budgeting. Actually, capital budgeting is a process a business undertakes to evaluate potential major projects और इन्वेस्टमेंट. कैपिटल बजटिंग किसी भी बिजनेस के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और जितना इम्पॉर्टेंट है वो उतनी ही कॉम्प्लिकेटेड भी है. कंस्ट्रक्शन ऑफ ए न्यू प्लांट और ए बिग इन्वेस्टमेंट in an outside venture or venture are some yeah example of projects that would require capital budgeting before they are approved or rejected. कैपिटल बजटिंग ही वो बेस होता है जिसके बेस पे ये सोच सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट कहाँ पर करना है. यहाँ पे ये डिसीजन मेकिंग में बहुत इम्पॉर्टेंट है. As a part of capital budgeting, a company might access a prospective project's lifetime cash inflow and cash outflow to determine whether the potential return that would be generated meet a sufficient target benchmark. Okay, so capital budgeting process is very important and complicated for any business, and it is also known as investment appraisal. Let's see what are the importance of capital budgeting. It affects long term its effect is long term on profitability, and one can decide where to invest and whose investments are on whose investments decision are taken. देन डिसीजंस कांट बी अनडन. मतलब डिसीजन एक बार अगर ले लिया गया है तो उसको फिर वापस से उसको ऐसा नहीं कर सकते कि नहीं ये डिसीजन सही नहीं था तो दूसरा, मतलब डिसीजन को आप चेंज नहीं कर सकते. देन एक्सपेंडिचर कंट्रोल, एक्सपेंडिचर को कॉस्ट कंट्रोल, एक्सपेंडिचर कंट्रोल ये मेजर पार्ट है कैपिटल बजटिंग का. इंफॉर्मेशन फ्लो होती है हर चीज़ की इंफॉर्मेशन, और वो इंफॉर्मेशन जो भी है जो डिसीजन लिया गया वो उसका इंफॉर्मेशन मिलना चाहिए. इंफॉर्मेशन फ्लो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड हेल्प्स इन इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, ये हेल्प करता है कभी भी इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करना है, कैसे करना है, कौन सा प्रॉफिटेबल होगा और कौन सा नहीं होगा ये, या फिर कौन सा तुरंत आपको प्रॉफिट दे सकता है और कौन सा इन्वेस्टमेंट ऐसा है जो लॉन्ग टर्म प्रॉफिट दे सकता है, वो यहाँ पर डिसीजन लिया जा सकता है. देन वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होता है किसी भी फर्म का इंस्टीट्यूट का जो वेल्थ है उसको बढ़ाया जा सकता है. उसको मतलब जो आपके पास सोर्सेस अवेलेबल है उससे कितने ज़्यादा वो उसके वेल्थ को इंक्रीज किया जा सके. देन रिस्क एंड अनसर्टेनिटी होता है यहाँ पर. रिस्क बहुत है क्योंकि अगर कैपिटल बजटिंग अगर वो रॉन्ग हो गया या फेल हो गया तो उसका इफेक्ट उस बिजनेस पे बहुत बुरी तरह से पड़ता है और यहाँ पर कुछ भी सर्टेन नहीं रहता. अनसर्टेनिटी होती है, कुछ सर्टेन नहीं रहता, फिक्स नहीं रहता. मतलब आप एक प्लानिंग कर सकते हैं, वो प्लानिंग को अगर आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो प्लानिंग अगर सूट कर गई तब तो बहुत अच्छा है, सूट नहीं किया तो आप आनंद फानंद में अपने डिसीजन को नहीं चेंज कर सकते. और जो भी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस हैं उनमें तो कॉम्प्लेक्सिटी होती ही है क्योंकि वो ये डिसीज़न लेना बहुत सोच समझ के आपको ये करना पड़ता है. और जो कैपिटल बजटिंग है वो उसका नेशनल इम्पोर्टेंस भी है. किस तरह से, जैसे कोई फर्म है, बिजनेस है, कंपनीज हैं, अगर वो डेवलप होती हैं, उनका वेल्थ बढ़ता है, उनकी इनकम बढ़ती है तो इससे क्या होगा, नेशनल लेवल पे नेशनल इनकम इंक्रीज होगी और डेवलपमेंट होगा नेशन का, पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होगी और जो नेशन का फाइनेंशियल पोजीशन है वो भी स्ट्रांग होगा. तो ये सब इम्पोर्टेंस थे.
अब जो इसमें मेथड है, देयर आर जो मेथड्स हैं ये कैपिटल बजटिंग के, वो बहुत सारे मेथड्स हैं, जिसमें जैसे अर्जेंसी मेथड है, पे बैक पीरियड मेथड है, देन अनएडजस्टेड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, प्रेजेंट वैल्यू मेथड है, नेट नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, देन टर्मिनल वैल्यू मेथड हो सकता है इसमें, इसका मेथड हो सकता है कैपिटल बजटिंग का, देन इंटरनल रेट ऑफ रेवेन्यू मेथड एंड बेनिफिट कॉस्ट रेशियो मेथड। तो ये सारी मेथड्स हैं, और इस मेथड्स पर जो भी डिसीजन लिया जाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, डिसीजन ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है वो मेनली दो बातों पर बेस्ड होता है। फर्स्ट वन इज एनुअल ऑपरेटिंग सेविंग और कैश इनफ्लो, ये एनुअल ऑपरेटिंग सेविंग और कैश इनफ्लो, और दूसरा होता है जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट और कैश आउटफ्लो। कैश इनफ्लो मतलब कैसे कैश आएगा, और कैश आउटफ्लो मतलब अगर मान लीजिए किसी न्यू प्रोजेक्ट में कैश लगाना है, या फिर वर्किंग कैपिटल के लिए कैश के का वर्किंग कैपिटल को जो उसका स्टैंडर्ड है उसको मेंटेन करना है, या फिर क्योंकि अगर कोई नया प्रोजेक्ट आप स्टार्ट करते हैं तो आपकी कैपिटल में कमी आती है, कैपिटल कम होती है, नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं क्योंकि कैपिटल फिर वहाँ पर लगाई जाती है, और उससे क्या होता है कि उस कमी से, इस कमी के कारण क्या होता है, जो इन्वेस्टमेंट होती है, इन्वेस्टमेंट पर भी हम कमी कर देते हैं, है ना। जैसे ये बिल्कुल वैसा ही है, जैसे आपके पास जो भी आपकी इनकम है उसके हिसाब से आप अपना एक्सपेंडिचर करते हैं और आप कुछ सेव करते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि घर में आपको किसी प्रॉपर्टी पे अगर इन्वेस्ट करना है, या प्रॉपर्टी को आपको परचेज करना है, तो वहाँ पर क्या होता है, उस समय आपको सेविंग को एक तरफ रखना पड़ता है, और वहाँ पर फिर आप वहाँ पे स्पेंड करते हैं, तो एक्सपेंडिचर होता है आपका वहाँ पर। ठीक है, तो अब हम देखते हैं यहाँ पर जो पे बैक पीरियड मेथड है, ये इट इज़ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीरियड मेथड, और यहाँ पर क्या होता है, इट इज़ द सिंपलेस्ट वे टू बजट फॉर ए न्यू प्रोजेक्ट। ये सिंपलेस्ट वे है किसी न्यू प्रोजेक्ट का बजट कैसे, उसका कैपिटल बजटिंग कैसे किया जाए, और इट मेजर्स द अमाउंट ऑफ टाइम इट विल टेक टू अर्न एनफ कैश इनफ्लो फ्रॉम योर प्रोजेक्ट टू रिकवर वॉट यू इन्वेस्टेड। मतलब सपोज कि मान लीजिए कि एक मशीन है, मशीन पर 5,000 रुपीज़ कॉस्ट है उसकी, और उसके ऊपर इन्वेस्ट किया। ठीक है, तो इस मशीन को ऑपरेट करने पर फर्स्ट ईयर में 1,000 रुपीज़ की इनकम हुई, सेकेंड ईयर में फॉर एग्जांपल 2,000 की इनकम हो रही है, एंड थर्ड ईयर में अगेन 2,000 की इनकम हो रही है। तो कुल कॉस्ट उसकी कितनी थी, 5,000, और 3 ईयर्स में उस 5,000 को हमने क्या किया, वापस ले लिया। मतलब वो मशीन परचेज की थी, और मशीन के ऊपर जितना कैपिटल हमने जो इन्वेस्ट किया था, वो इन्वेस्टमेंट हमारा 3 साल के अंदर हमको वापस मिला। तो यहाँ पर ये पे बैक पीरियड इसका क्या होगा, 3 ईयर्स। तो इसीलिए पे बैक पीरियड का जो फॉर्मूला है वो होता है, पे बैक पीरियड इज इक्वल टू NI/OS, और NI/ कैश इनफ्लो। ठीक है, तो NI मतलब क्या है, नेट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, पे बैक पीरियड फॉर्मूला है NI/OS। NI नेट इन्वेस्टमेंट, जैसे मैंने एग्जांपल दिया 5,000 उसका इन्वेस्टमेंट था, और OS क्या होता है, ऑपरेटिंग सेविंग बिफोर इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन बट आफ्टर टैक्स, या कैश इनफ्लो कितना हो रहा है पीरियड वाइज, तो उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस तरह से ये फॉर्मूला याद रखिएगा, पे बैक पीरियड इज इक्वल टू NI/OS, या दूसरा फॉर्मूला आप लगा सकते हैं NI/ कैश इनफ्लो। ठीक है, तो और अगर इसमें से डेप्रिसिएशन हो तो उसको लेस हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देके बताती हूँ कि मान लीजिए एक प्लांट है जिसका कॉस्ट है 15 lakhs। ठीक है, और उसका लाइफ जो है वो 10 ईयर्स है, और प्लांट का जो वैल्यू है ऑफ द प्लांट इज 1 लाख, जो उसका स्लेव वैल्यू जो होगा, उसका जो अवशिष्ट मूल्य होगा, अवशेष मूल्य मतलब जो आखिरी में बचेगा वो 1 लाख रुपए, मतलब उसको वो बेचेंगे। जैसे आप
न्यूज़पेपर की जो कॉस्ट होती है वो 5 रुपीज़ है सपोज, तो जब उसको पढ़ लेते हैं और न्यूज़पेपर बेचते हैं तो वो रद्दी के भाव जाता है तो वो बहुत कम होता है। सेम वही चीज़ है यहाँ पर। तो प्लांट का जो वैल्यू है वो हो जाएगा 1 लाख रुपीज़, जो कि अभी 15 लाख का प्लांट है। ठीक है। अब इसके ऊपर जो बता रहा है कि मान लीजिए कि डेप्रिसिएशन जो है एनुअल अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, इसका इनकम जो है एनुअल अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स 2 लाख रुपीज़ है। और जो टैक्स है एज्यूम को आपको करना है, टैक्स रेट जो है वो मान लीजिए 40% है। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पर देखिए प्रॉफिट जो दिया हुआ है, इनकम दिया हुआ है, अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स 2 लाख दिया हुआ है। डेप्रिसिएशन कितना है? 15 लाख। 15 लाख जो है वो मशीनरी का कॉस्ट है, सॉरी प्लांट का कॉस्ट है। 15 लाख माइनस उसका सॉल्वेज वैल्यू जो है 1 लाख है, अपॉन 10 ईयर्स उसकी लाइफ टाइम है। तो उसको हम निकालेंगे, इसका डेप्रिसिएशन इसके बेस पे अगर आप कैलकुलेट करेंगे 15 लाख माइनस 1 लाख इज इक्वल टू 14 लाख, और 14 लाख डिवाइडेड बाई 10 तो 1,40,000 आएगा। और इसको 2 लाख में से आप प्लस करेंगे तो 60,000 आ जाएगा। अब इस 60,000 पे हमको क्या करना है? 40% टैक्स के लिए निकालना है। तो 60,000 का 40% आएगा 24,000। तो इस तरह से आपका जो वैल्यू मिलेगा 60,000 माइनस 24,000 इज इक्वल टू 36,000। ठीक है। और इसमें अगर हम डेप्रिसिएशन जो हमने निकाला था 1,40,000, इसको ऐड कर देते हैं तो हमको एनुअल कैश इनफ्लो मिलेगा 1,76,000। तो इस तरह से, और इसका अगर हम पे बैक पीरियड निकालेंगे तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपॉन एनुअल कैश इनफ्लो, तो कैश इनफ्लो हमारा आया 1,76,000, और जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट था वो 15 लाख था। तो 15 लाख डिवाइडेड बाई 1,76,000 इज इक्वल टू आ जाएगा 8.523 ईयर्स। ठीक है, ये कैलकुलेशन है जिसको मैंने वर्बली बताया। इसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आपको बस मैंने सिर्फ ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी कि पे बैक पीरियड मेथड जो है वहाँ पर कैसे हम पे बैक पीरियड कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। एंड देन व्हेन यूजिंग दिस मेथड ए शॉर्टेड पे बैक पीरियड मेक्स ए प्रोजेक्ट more appealing because it means you will recover your investment cost in a shorter amount of time। ठीक है। और पे बैक मेथड में ये मेथड बहुत पॉपुलर है फॉर दोज पीपल हु हैव ए लिमिटेड अमाउंट ऑफ फंड टू इन्वेस्ट इन ए प्रोजेक्ट। तो उनको ये पता चल जाता है कि अगर हम उनके पास लिमिटेड अमाउंट है, अगर हम इस अमाउंट को इन्वेस्ट करेंगे तो हमको उसका वापस रिटर्न हमको कब मिल पाएगा, वो कब रिकवर हो पाएगा, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट जो है वो कब रिकवर हो पाएगी। Next one is accounting rate of return method। ठीक है, accounting rate of return method, the accounting rate of return ARR जिसको प्रेजेंट करते हैं ARR, accounting rate of return, it is also known as the return of investment ROI मेथड, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये दो मेथड जो हैं वो मोस्ट पॉपुलर मेथड हैं। तो इन मेथड्स को आप ध्यान में रखेंगे। और दिस मेथड यूजेस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन obtained from financial statement to measure the profitability of a possible investment। यहाँ पर profitability देखी जाती है, possible investment यहाँ पर rate of ROI जो है रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, उसके बेस पे रेट ऑफ रिटर्न आप कैसे निकालते हैं? OS माइनस NI अपॉन N इंटू 100 अपॉन NI। ठीक है। तो ROI इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला है OS माइनस NI अपॉन N इंटू 100 अपॉन NI। इस तरह से हम रेट ऑफ रिटर्न निकाल सकते हैं। और कुछ कंपनीज जो होती हैं वो प्रीफर करती हैं ARR मेथड को। ARR मेथड मीन्स अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न।
तो उसके लिए रेट ऑफ रिटर्न वहाँ पर निकालने के लिए ARR मेथड को प्रेफर करती हैं जो कंपनियां। तो वहाँ पर जो फॉर्मूला होता है वो होता है OS माइनस NI अपॉन N इंटू 100 अपॉन NI अपॉन 2, मतलब NI को भी हम उसका हाफ कर देते हैं, तभी इस ARR मेथड से हमको इस फॉर्मूले के बेस पर हमको रेट ऑफ रिटर्न मिल जाता है। एंड सम कंपनीज, ये जो कंपनियां हैं, कुछ कंपनियां ROI मेथड को यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मेथड को प्रीफर करती हैं, और कुछ कंपनियां जो हैं वो ARR मेथड को प्रीफर करती हैं। तो इसमें जो एवरेज जो इन्वेस्टमेंट होता है, उसका एवरेज इन्वेस्टमेंट का जो फॉर्मूला है वो है कि इन्वेस्टमेंट का जो कॉस्ट होता है ना, और उसका जो स्लेव वैल्यू होता है, वो मतलब कि उसका जो आखिरी में जो उतना बच जाता है वो वाली वैल्यू अपॉन 2 प्लस स्लेव वैल्यू। ठीक है, तो इसके बेस पर आप एवरेज इन्वेस्टमेंट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट वन इज डिस्काउंट कैश फ्लो मेथड। डिस्काउंट मेथड्स, इट इज ऑल्सो नोन एज टाइम एडजस्टेड टेक्निक। ये एक एक्चुअली टेक्निक है, और इस टेक्निक में द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ये कंसिडर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी while evaluating of cost and benefits of a project, and the cash flows associated with the projects are discounted at the cost of capital। और इस मेथड में अकाउंट ऑफ ऑल बेनिफिट्स एंड कॉस्ट ऑकरिंग ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट्स ऑफ लाइफ साइकिल इसको लिया जाता है। एंड वेरियस वेज यूज्ड अंडर दिस मेथड इंक्लूड NPV, नेट प्रेजेंट वैल्यू, IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ये सारी चीज़ें इस मेथड में यूज़ की जाती हैं। नेट प्रेजेंट वैल्यू एंड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ये दो इम्पॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, जिसको PI से प्रेजेंट करते हैं। ये इंडेक्स जो है ये इसेंशियल कैपिटल बजटिंग टेक्निक है, और इस टेक्निक को हम प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट रेशियो PIR भी कहते हैं, या बेनिफिट कॉस्ट रेशियो BCR, और वैल्यू इन्वेस्टमेंट रेशियो VIR को से भी इसको हम प्रेजेंट करते हैं। तो PIR, BCR और VIR, ये जो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है, इसको हम ये जो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है ये एक टेक्निक है, और उसको इन टेक्निक को हम 3 नामों से भी जानते हैं, मतलब ये सेम मीनिंग होगा PIR, BCR और VIR। The index signifies a relationship between the investment of project and the pay of the project, investment of the project and pay of the project, and इट इज मेनली यूज फॉर रैंकिंग प्रोजेक्ट्स। प्रोजेक्ट कौन सा, जैसे एक ही कंपनी के कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं या 2-3 प्रोजेक्ट्स हैं, तो उसमें उनकी रैंकिंग करने के लिए, वो अलग अलग रैंकिंग करने के लिए ये जो टेक्निक्स हैं इसको हम यूज़ करते हैं। इससे पता चलता है कि कौन सा प्रोजेक्ट ज़्यादा फायदे में है। अकॉर्डिंग टू द रैंक ऑफ द प्रोजेक्ट ए सूटेबल प्रोजेक्ट इज चूजन फॉर इन्वेस्टमेंट, और उसी प्रोजेक्ट को फिर उस टाइप के प्रोजेक्ट को या उसी प्रोजेक्ट को चूज़ किया जाता है, सेलेक्ट किया जाता है ताकि वहाँ पर इन्वेस्ट किया जा सके। इसका एग्जांपल दे सकते हैं कि एक कंपनी मस्ट चूज बिटवीन 2 प्रोजेक्ट्स, वन हैज़ PI ग्रेटर देन 1 वाइल द अदर हैज़ PI लेस देन 1। ठीक है, PI, एक की PI ग्रेटर देन 1 है और दूसरे की लेस देन 1 है। यूजिंग द एक्सेप्ट रिजेक्ट रूल, or basically either one or the other, the company chose the project with the greater PI, जिसका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ज़्यादा है, 1 से ज़्यादा है, 1 से ज़्यादा है। सो ये मैंने आज आप लोगों को बताया।
इसके साथ ही ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कैपिटल बजटिंग। और कैपिटल बजटिंग के कुछ फैक्टर्स हैं, और जो कुछ फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजंस को जो फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं उनके बारे में भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं। अर्जेंसी ऑफ प्रोजेक्ट, ये फैक्टर है, मतलब कितना अर्जेंट है वो प्रोजेक्ट कंपनी के लिए, ये मैटर करता है। दूसरा है फंड अवेलेबल, क्या फंड अवेलेबल हैं, और जो अवेलेबिलिटी ऑफ एडिशनल फंड्स, कोई एडिशनल फंड या कभी किसी प्रोजेक्ट में अचानक से ज़रूरत पड़े तो क्या फंड वहाँ पर अवेलेबल हो सकता है। देन उसके बाद में सारे जो यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, जो भी फंड्स हैं उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा है कि नहीं, ये देखा जाता है। देन फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस ऑफ अर्निंग, अर्निंग का एक्सपेक्टेशन हर किसी को, जैसे आप अगर पढ़ लिख कर बाहर जाते हैं तो आपको सैलरी कितनी मिलनी चाहिए, आप जो वर्क कर रहे हैं उसके ऊपर आपका क्या एक्सपेक्टेशन है, वो आपसे इंटरव्यू में कई बार पूछा जाता है। तो उसी तरह से कंपनी की भी जो इन फ्यूचर उसको कितना प्रॉफिट चाहिए, कितनी अर्निंग चाहिए, है ना, तो ये इसके ऊपर भी ये फैक्टर्स भी इसको इफेक्ट करते हैं। और इंटेंजिबल फैक्टर्स कुछ होते हैं, जैसे लीगल प्रोजेक्ट्स होते हैं, या फिर जो वेलफेयर के लिए, एम्प्लॉयज़ के वेलफेयर के लिए जो प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं वो होते हैं। ये सारी चीज़ें, ये सारे फैक्टर्स इसको इफ़ेक्ट करते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और कैपिटल बजटिंग का इम्पोर्टेंस बस यही है कि कभी भी कितना हमको कैश लगेगा, कैश कितने जरूर, मतलब इन फ्यूचर लॉन्ग टर्म हमको कितने बजट की ज़रूरत होगी किसी प्रोजेक्ट को करने के लिए, ये सारी चीज़ें डिसाइड की जाती हैं, और ये सब कैपिटल बजटिंग के ही थ्रू होता है। और इसी में जो कैपिटल एक्सपेंडिचर कॉस्ट है वो भी यहाँ पर कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे प्लान्ड डेवलपमेंट होता है, देन कैपिटल बजट बनाया जाता है और उसी के अकॉर्डिंगली काम करते हैं। देन प्रोग्रेस रिकॉर्ड क्या होता है, उसको भी प्रोग्रेस रिकॉर्ड रखा जाता है कि कितना प्रोग्रेस हो गया, और कहाँ पर और किस फील्ड में और कितनी तेज़ी से हम प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।